अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका ने ईरान पर एक दफ़ा फिर हमले शुरू कर दिए हैं और ताज़ा हमलों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दी है और ये कहा है कि आज रात भी ईरान पर शदीद हमले करेंगे और मुस्तकबिल करीब में जज़ीरा खार्ग पर कब्जा कर लेंगे और ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या ऐसा करना अमेरिका के लिए पॉसिबल भी होगा और ईरान इन धमकियों का क्या जवाब देगा? और फिर अब इन धमकियों के बाद, इन ताज़ा हमलों के बाद, क्या अमन मुआहिदे के हवाले से तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं और ये तनाज़ा एक तवील जंग में इनएविटेबली कन्वर्ट होकर रहेगा? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी का एक बूंद, एक कतरा भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन इस मामले के ऊपर बहुत क्लियर है कि पानी को अगर रोकने की कोशिश की गई तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके साथ साथ भारत न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, तो ये मिलिट्री पोस्चरिंग किन मजमूम अज़ाइम की तरफ जो है वो इशारा करती है, इस पर बात होगी। एंड लास्ट सेगमेंट में हम इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। कल के प्रोग्राम में आपने शिकवा किया था गर्मी के हवाले से, तो आज देखें अब्र रहमत जो है वो बरस रहा है और बारिश हो रही है। लाहौर का मौसम तो एटलीस्ट फिलहाल के लिए अच्छा हो गया है। ये अभी 1 घंटे की हद तक तो बात आपकी ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सारा दिन गुजरा है, हाँ, वो जो है वो जिन्होंने भुगता है वो उन्हीं को मालूम है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए मुझे आज ना 2-3-4 काम करने हैं और मैं करके छोड़ूंगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है। एक तो ये कि मैंने आलमी अदारों का और आलमी दुनिया, पूरी अक़वाम जो है उन सब का मातम करना है, मैंने आज करके छोड़ना है। दूसरी बात ये है कि मैं ट्रंप को ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये ईरान जो है ये वेनेजुएला नहीं है। और मुझे हैरत यह है कि ये कैसी सुपर पावर है जिसके सदर को अब तक ये पता नहीं चला। इतना कुछ भुगत लिया है उसने, लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं चला। तो 2-4 चीज़ें मुझे आज करनी है बड़ी तरतीब के साथ। पहली बात तो ये है कि ये जो धमकियां हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि हमारे आलमी इदारे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो SCU है, चाहे वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, चाहे वो आसियान है, चाहे वो ब्रिक्स है, किधर है वो? कोई पूछ रहा है उससे कि हु आर यू टू थ्रेट एन इंडिपेंडेंट कंट्री जस्ट लाइक दैट? कोई बता सकता है ये कि एग्रेशन किया हो ईरान ने, पहल की हो किसी भी एक हमले में किसी भी मुल्क के खिलाफ, चाहे वो खलीजी रियासतें हैं, चाहे वो दुनिया के दीगर ममालिक हैं? नहीं। द आंसर इज कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से जिस इलाके को चाहे उस पर कब्जा करना चाहता है। क्या उसको वेनेजुएला की तरह इसकी इजाज़त दी जा सकती है? पहली बात तो मुझे ये पूछनी है। और वो किधर हैं दुनिया के जो मामे बनते हैं इंसानी हुकूक के, जो बहुत बड़े मामे बनते हैं जमहूरी यानी अदारों के और जमहूरियत के? वेयर आर दे? वाई आर दे साइलेंट? चलिए जी, अमेरिका की तो एलाइज होंगे वो, चले पुराने एलाइज तो हैं ना, रिश्तेदारी तो रही है ना। अरे मुसलमान किधर हैं? मुसलमान रियासतें कहाँ हैं? पाकिस्तान की आप अगर सालसी को बीच में से माइनस कर दें तो फिर हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये खामोशी मुजरमाना है। इस खामोशी ने इसराइल को आज तक पनपने की इजाज़त दी है। हमने गजा में 2 लाख बंदों का खिलवाड़ कर दिया उन इंसानी जानों के साथ, कोई नहीं बोला। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी बाशऊर लीडर्स हैं अपने अपने ममालिक के, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो मुसलमान ममालिक हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। किसी के पल्ले ये नहीं पड़ रहा कि ये तसल्लुत जो है ये बिलाखिर उनकी जाने भी लेगा। ये कामयाब स्ट्रेटजी ट्रंप की या उससे पहले उसके जो प्रेडिसेसर्स हैं उनकी या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की क्या है कि डरा के रखो उन हुक्मरानों को। हर वक्त ये डर हो कि अमेरिका जब चाहेगा हमारी हुकूमत ख़त्म कर देगा। इसीलिए गुलामी का तौक अपने गले में डाला हुआ है ना। ये गुलामी का तौक इस मुल्क में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उतार के फेंका था। उसने अपनी जान तो दे दी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, लेकिन उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ये कहा था कि नो थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू नो यू। हमें इस तरह की लीडरशिप चाहिए। हमें किसी सूरत भी खुशामदी नहीं बनना चाहिए। और यही मेरा मशवरा बाकी की रियासतों को भी है कि खुदा के लिए ये जो शख्स जो है वो जो थे ना रोमन एम्पायर,
उसके जवाल का जो बायस बने थे ना, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था। यही हाल है सारी लीडरशिप का दुनिया की, कि ट्रंप जो चाहे कर रहा है। वो अलग बात है कि उसके अपने मुल्क में उसकी मुखालफत है, उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी मुखालफत है, उसके अपने इलेक्टेड हाउसेज में उसकी मुखालफत है, उसके खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं उसके इख्तियारात कम करने को, उसकी इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं। हम सब एक डुगडुगी लेके तमाशा देख रहे हैं। ये हम क्या हैं? ये दुनिया क्या है? मुझे तो ये पूछना है उनसे। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रंप है, ये सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, अगले दिन कुछ कहता है। कोई उससे ये नहीं पूछ रहा कि ये जो वो हमारे यहाँ एक इस तरह है ना, कि जब जनरल ज़ियाउल हक हुक्मरान थे तो वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो एक आज कुछ कहते थे, अगले दिन कुछ कहते थे, फिर कुछ कहते थे। तो लोगों ने CMLA की डेफिनेशन बना ली, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो ये ट्रंप जो आज कहता है कल मुकर जाता है, जो कल कहता है परसों मुकर जाता है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है, जो तमाशा हो रहा है, उसके ऊपर सारी ज़बानें चुप क्यों हैं? वो भाई खुदा के वास्ते, जहां आप देख रहे हैं कि ज्यादती हो रही है। मैं बता रहा हूं ना कि सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ गजा में। सारे अदारों पर मैं तबर्रा ही कर सकता हूं, मैं मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो जनरल असम्बली। किधर गई उनकी इतनी करारदादें? 6 मरतबा जनरल असम्बली ने करारदाद पास की कि जो कुछ गजा में हो रहा है ये जुल्म है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। किसी के कान पे जूं रेंगी? सिक्योरिटी काउंसिल की भी 3 करारदादें हैं कि 2 रियासती हल जो है उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है फ़लस्तीनियन इशू का। मुझे बताएं किधर मर गए सारे? किधर गए सारे? को बात सुनी आपने इसकी? किसी के मुंह से फूटा एक लफ्ज भी गजा के शहीदों के लिए? गजा के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ 70% इलाके के ऊपर सारे चुप हैं। जब तक ये खामोशी रहेगी उस वक्त तक इसराइल भी पनपता रहेगा और ट्रंप जैसे लोग जो हैं ये भी पनपते रहेंगे। लेकिन बुखारी साहब, ये रियासतें जिनकी आप बात कर रहे हैं ये बोलेंगी कैसे? आप खुद तो कहते हैं कि इनके सबकी जो है वो कठपुतलियां और इनके डोरें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के हाथों में ही हैं, तो बोलेंगी कैसे? ये मैं इसलिए इनको झंझोड़ रहा हूं, इनकी गैरत को जगाना चाह रहा हूं कि आज ईरान की बारी है बेटा, कल आपकी बारी है। और ईरान ने तो फिर कुछ रेजिस्ट कर लिया ना, इनमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये तो अपने अपने जहाज पकड़ेंगे और भाई भाग लेंगे। हेल्प विद द पीपल, क्योंकि एक अरबों में काम वाम करने की तो आदत नहीं, वहाँ तो ओवरसीज वर्कर्स जो हैं वो उनके मुल्क चला रहे हैं, तो वो तो भाग जाएंगे अपने जहाज लेके। हेल्प विद द कंट्री एंड हेल्प विद द लीडरशिप। मैं कहने का मतलब ये है कि क्या ईरान के मॉडल को कोई फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, जिसने रेजिस्टेंस की, जिसने कहा कि नहीं सुपर पावर का कोई हक नहीं है हमारे ऊपर आके कब्जा करने का। अब ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, मैं आज रात को शदीद हमले करूंगा, अबे कोई बोल रहा है इसके ऊपर? कोई कह रहा है कि क्यों करेंगे हमला आप? और ये जितने हमले हुए हैं इस पिछले 1 हफ्ते के बीच में, सारे इनिशिएट किए हैं या इसराइल ने और या अमेरिका ने। तो इस ईरान जवाब भी ना दे, चुप करके बैठा रहे, तमाशा देखे। हमें बताया गया है ना, दुनिया की प्रेस भी बता रही है कि जवाबी हमला किया उन्होंने। भाई हेलीकॉप्टर अगर आप एक निशाना बन गया है, अभी आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, आप चढ़ दौड़े, आप फिर कह रहे हैं कि मैं चढ़ के दौड़ूंगा। ये सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो दुनिया की कोई कौम सेफ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और इस प्लेटफॉर्म से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रशिया और चाइना वो अगर अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, ये उनको इदराक होना चाहिए जो आज से 50 साल आगे की सोचते हैं। ठीक है जी, अब आप देखिए जनाब, आगे चलते हैं। जो ईरान के हाथों गत बनी है अमेरिका की मिलिट्री माइट की, उससे सबक सीखने की बजाय ट्रंप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस तरह मैंने वेनेजुएला पे कब्जा किया था, इस तरह मैं ईरान पे कब्जा करूँ। ओ भाई, ये बड़ी कड़वी गोली है, ये नहीं निकली जाएगी आपसे, अब तक नहीं निकली गई है आपसे। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये साबित हो चुका है कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ठीक है जी, हाँ, वेनेजुएला के ऊपर आप कब्जा करते हैं जब होगो शवेज था वहाँ, फिर मैं देखता आपके साथ क्या बनती है। ये तो आपने साजिश करके, आप दुनिया को फतह नहीं कर सकते। आपके साथ मैं क्या कहूँ, कोई लफ्ज़ भी मुझे समझ नहीं आता कि क्या हुई है। 5-6 बड़ी जंगें जो आपने लड़ी हैं, जूतियाँ खा के, पेंटें छोड़ के, जूते छोड़ के, हेलीकॉप्टर से लटक लटक के आप भागे हैं वहाँ से। एक जंग आपने नहीं जीती। हाँ, आपने किया क्या है, आप रिजीमें चेंज करते हैं। हाँ। साजिशें करके, आपकी CIA हो, आपकी पेंटागन हो, जो भी हो, साजिशें करके रिजीम चेंज कर। इसीलिए जितने अनपॉपुलर लीडर हैं वो सारे हाथ जोड़ के खड़े हैं।
चाहे अरब है, चाहे वो खलीज है, चाहे वो जो कुछ भी है। मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं चीख चीख के कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी गैरत को जगाएं। अगर ये ना हुई, आप सारे के सारे उस ग्रेटर इसराइल के हिस्सेदार बनेंगे बनने के। बिल्कुल बुखारी साहब, ये शिफ्ट एकदम से कैसे आ गया? पहले तो हम देख रहे थे जब फुल फ्लेज वॉर हो रही थी, उसके अंदर जजीरा खार्क पर कब्जे की बहुत सारी बातें हुई, इवन प्लान्स भी ऑन पेपर बनाए गए। सवाल ऑन पेपर नहीं, इकट्ठे किए गए जी, पैरा ट्रूपर्स मंगाए गए, कहीं कहीं से 11,000 की नफरी जमा की गई। कहा सुबह जाने वाले हैं, और फिर शायद उन्हें रियलाइज हो गया कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और फिर हमने देखा कि डील का एक पूरा फेस चलता रहा और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़ा ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, बड़े डेस्परेट इवन दिखाई दे रहे थे डील के लिए। अब अगेन बिल्कुल एक शिफ्ट आ गया है ओवर द नाइट। एक हेलीकॉप्टर एक वजह बन गया है सब। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। असल इरिटेशन और है। असल इरिटेशन ये है कि ईरान हमारा हुक्म क्यों नहीं मान रहा। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं डील पे साइन कर दें, मैं लोगों को टाइम दे रहा हूं, मैं इंटरनेशनल दुनिया के अंदर प्रेस के अंदर कह रहा हूं कल परसों तरसों, पीर मंगल बुध, 2 दिन 4 दिन 7 दिन कह रहे हैं ना वो। अगर ईरान ने मार खाई होती अमेरिका के हाथों या उसकी बर्बादी हो गई होती तो वो कर देता साइन ना। अब तक रेजिस्ट क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन रेजिस्टिंग, दे बिलीव कि ये जो टेरर है, ये जो सुपर पावर होने का बुखार है, इसे कभी ना कभी उतरना है। यार ये क्या सदर है, कहता है मैंने इतने करोड़ों जो बैरल्स हैं वो तेल चुरा लिया ईरान का। आप जरा अंदाजा फरमाएं व्हाट ही इज टेकिंग क्रेडिट फॉर। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती क्या चीज है ये। मैं पहले दुकानदार कहता था, मैं तो कहता हूँ अब तो ये बहुत घटिया दुकानदार है जी। एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है मैंने तेल चुरा लिया। तो ये सूरत हाल जो है, इसके लिए जो हमारी मुस्लिम क़यादतें हैं उनको एक साथ बैठ के सोचना होगा। फ़र्क ज़रूर पड़ा है, इस जंग ने कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर डाला है। लेकिन अब देखें, चारों पांचों मुल्क जो इर्द गिर्द हैं वहाँ गज़ा के और उसके खलीज के, उनको ईरान ने एक मरतबा नहीं कोई 200 मरतबा कहा कि भाई अगर आपके अड्डे इस्तेमाल होंगे हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, सऊदी अरब ने कुछ थोड़ा बहुत हाथ जो है वो खींचा है, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर भुगतेंगे ना सजा उसकी। क्यों? और दूसरी बात यह है कि इसने बहुत बड़ा झूठ बोला ट्रंप ने कि इसराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। और भाई आप अगर हमला करेंगे ना अमेरिका से तो करीब 3 से आपको रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी रास्ते में। फिर आपके जो 5 रिफ्यूलिंग जहाज़ों का हाशर बना था दुबई के ऊपर जो बैठ के सुपर पावर का मुंह चढ़ा रहे थे उजड़े हुए, उसके बाद आप ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एयर में रिफ्यूलिंग करें। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रडार भी, वहाँ के एयरपोर्ट भी, वहाँ की रिफ्यूलिंग भी। तो आप कैसे कह सकते हैं इसराइल का कोई ताल्लुक नहीं इससे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप अभी कह रहे थे कि फ़र्क पड़ा है मुस्लिम लीडरशिप के स्टांस के अंदर, लेकिन बुखारी साहब क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि हमने देखा है गज़ा उन्होंने पूरा तबाह कर दिया, हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप उड़ा दी, हमास की लीडरशिप उड़ा दी, ईरान की टॉप टियर लीडरशिप उड़ा दी। फ़र्क क्या पड़ा? सारी मुस्लिम रियासतें, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, वो सब उनके साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान और टर्की के अलावा तो कोई बोल नहीं रहा। देखिए अभी तो ये फैसला होना बाकी है कि कौन कौन खड़ा है कौन कौन नहीं खड़ा है। अभी तो हम सालसी के रोल से निकले नहीं है ना। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारा जो है वो ट्विन हेडेड मैनस है इसराइल। एक तो ये कि वो मुसलमानों को फतेह करके वहाँ पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, दिस इज वन थिंग। लेकिन अगर ईरान खुदा ना खास्ता वल्नरेबल होता है अमेरिका और इसराइल का मिल के, हु इज़ द नेक्स्ट? इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट? सो हमारे यहाँ तो दो तरह का चैलेंज है। अपनी सर्वाइवल का मसला भी है और हमारे पड़ोसी ईरान जो एक मुसलमान मुल्क है उसकी सर्वाइवल का भी मसला है। ठीक है बुखारी साहब, ये जो जजीरा खार्क पर कब्जे की बातें हैं, जियोग्राफिकली ईरान की जियोग्राफी को देखते हुए क्या ये पॉसिबल भी है कि अमेरिका अपनी ट्रूप्स भेजेगा और यहाँ पर कब्जा कर लेगा? देखिए मैं ना इराक़ची को तो वैसे भी मानता हूँ, लेकिन उसकी जो वो मुस्कुराहट है ना वो मुझे भूलती नहीं है। जब उनको बताया, किसी ने सवाल पूछा है फॉरेन जर्नलिस्ट ने कि वो हम सुन रहे हैं कि फुट सोल्जर्स आ रहे हैं खार्क पर कब्जा करने के लिए, तो ही हैड ए डीप स्माइल एंड ही सेड वी आर वेटिंग। उस वेटिंग ने रोक दिया उनको, नहीं जुर्रत की उन्होंने उस तरफ को मुंह करने की। देखिए जो कौम ये तय कर ले कि अगर हम दुश्मन का कुछ नहीं रहेगा तो हमारा भी कुछ ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वी विल फाइट टू द लास्ट। ये तो ईरान ने साबित कर दिया ना, इसके बारे में तो कोई भाव नहीं होना चाहिए जी। वो जो लोग समझते थे कि ईरान क्या है, बढ़ के मार रहा है, चुप करके बैठ जाएगा जुतियाँ वुतियाँ खा के, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना।
तो वाई शुडंट वी स्टैंड विद ईरान? वाई शुडंट एवरी इंडिपेंडेंट लविंग पर्सन शुड बी विद ईरान? ये जो सुपर पावर की जो तसल्लुत है, इसके खिलाफ रेजिस्ट करना चाहिए। उन्हीं लोगों की इज्जत होगी जो रेजिस्ट करेंगे। जो लेट जाएंगे उनके सामने, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ये जो पीस डील की बातें थीं और उस पर लेन देन की बातें थीं, आपको लगता है कि वाकई ईरान ने, जैसा ट्रंप कल कह रहे थे कि वाकई ईरान ने देर कर दी है, अब कोई पीस डील नहीं होगी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, वो ट्रंप के डिक्टेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। दे वॉन्ट टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। ये उनके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो अमेरिका के सदर का इंटरेस्ट देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रेस्टीज ज़ाया हो रही है या नहीं हो रही है, उसका कब्जा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ईरान ने तो अपना मफाद देखना है ना। तो वो ताख़ीर कर रहे थे इसलिए कि हर दफ़ा ट्रंप नए मुतालबात ऐड कर रहे थे उन सारी सजेशन में जो वो भेजते थे। आप जंग करके तबाह करने की कोशिश भी करें, आप इंसानों की तरह से बैठ के मुज़ाकरात करने की बजाय 2 दफ़ा बिटरे करें पीठ में छोरा गोम पे, तो फिर आपके साथ क्यों रियायत होनी चाहिए? क्या ईरान की लीडरशिप ने बार बार नहीं कहा कि ट्रंप इज़ नॉट रिलायबल, ट्रंप काबिल एतबार नहीं है? क्या ट्रंप ने अपनी हरकत से साबित नहीं किया कि ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड? ठीक है। बुखारी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि वेनेजुएला मॉडल की तरह ईरान को गवर्न किया जाएगा, वहाँ के तेल को हम वेनेजुएला के तेल की तरह ट्रेड करेंगे, आपको क्या लगता है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ है? क्योंकि अगर हम वेनेजुएला का मॉडल देखें तो उसमें तो ये हुआ था कि रजीम करंट आपने चेंज कर दिया, आप उनके किडनैप करके ले गए लीडर को। तो क्या ये मॉडल had Trump been in a position to do all what he is saying, वो अब तक कर चुका होता। वो अलार्म करके उनको तैयारी करने के लिए दावत ना देता। ये कर सकते होते तो पहले झटके में उन्होंने कर लिया होता। ये बात तो उनको समझ आ गई है कि ईरान इज़ नॉट एन ईजी प्रे। ये मेरी इस्तिलाह जो है वो याद रखा करें आप। मैंने ये कहा था कि वो आसान शिकार नहीं है। उसने साबित किया कि मैं आसान शिकार नहीं हूँ। लिहाजा क्या है? लिहाजा अमेरिका को अब प्रेस्टीज चाहिए, अब उसको सेव एग्जिट चाहिए, अब उसको वो फेस सेविंग चाहिए। वो ईरानियन देने के लिए तैयार नहीं है। सीधी बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाए, थोड़ी सेफ एग्जिट मिल जाए, लेकिन ईरान उसके ऊपर हतमी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, अपने एक्चुअल स्टांस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। आप एक ब्रेकिंग की लिए ब्रेक पर हम जा रहे हैं, वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अबनाए हरमुज़ में सीक्रेट ऑपरेशन करके ईरान के नाक के नीचे से 100 मिलियन बैरल तेल निकाला है। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अपने आप को प्रेस करने के लिए वो इवन ओबामा की डील को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान उस टाइम के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो देयर विल बी नो इसराइल। आपको नहीं लगता कि बना के ये मकसद हासिल कर लेना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से शुरू से बात करते हैं। एक तो ये कि मुझे इस बेशरम आदमी की समझ में नहीं आती है बिल्कुल। यानी एक वो मुल्क जिसने अभी बनाया नहीं है, उसके ऊपर तो रोना पिटना पड़ा हुआ है। हाय 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 हो रही है ट्रंप की तरफ से। जिस बाप ने बनाया हुआ है उसके बारे में एक लफ्ज़ मुझे अफसोस ये है, ना ही तो ट्रंप कहता है, ना ही अमेरिका की लीडरशिप कहती है, ना ही कोई और कहता है। उसका तो चुप रहना मुझे समझ में आता है। तो बाकियों के बारे में क्या ख्याल है? कभी किसी ने सवाल उठाया, किसी अरब मुल्क ने कहा कि इसराइल ने किस खाते में एटम बम बनाए हुए हैं? क्या हमने कहा? ये मुनाफिकत मेरे वैसे ही समझ में नहीं आती बिल्कुल ही। मेरा तो दिमाग घूम जाता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, हु इज़ ही? बाकी दुनिया नहीं है। बाकी दुनिया अगर समझती कि ईरान एटम बम बना रहा है तो वो साथ मिले होते ना इसके। ईरान में एटम बम बनाने की आज तक किसी ने बात नहीं की। आज तक ना सिर्फ दावा नहीं किया, कभी ऐलान नहीं किया, कभी कोशिश नहीं की। 900 केजी अफसूदा यूरेनियम पहले सरेंडर की थी या नहीं? 400 अब भी वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन तरीकाकार ये नहीं है कि मैं जंग करूंगा अगर तुमने ना दी तो। वो कहते हैं बैठ के हमसे बात करें, हम इसको स्टोर कर देते हैं, नहीं टच करेंगे, और अफसूदगी का लेवल हम नीचे ले आते हैं। ढंग की बात है ना। लेकिन ये वो नहीं सुनेंगे, वो अपने उस खुमार में है कि मैं सुपर पावर का वो हूँ। ये अमेरिका को उस जिल्लत के मुकाम पर लेके जाएगा कि इसका नाम टेररिस्ट प्रेसिडेंट्स की
लिस्ट में लिखा जाएगा। बिल्कुल बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं कि शायद इन्हीं ममालिक का साथ लेने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो देयर वुड बी नो इसराइल, नो मिडल ईस्ट एंड दे वुड हैव शॉट इट ऑन यूएसए। अभी आप अगली बात बताऊं आपको मैं, अगर ट्रंप ये प्रेशर जो है कंटिन्यू रखने से बाज ना आया तो ईरान की तरफ से इशारे मौजूद हैं कि हम एनपीटी से निकल जाएंगे। एनपीटी से जब आप निकल जाते हैं तो फिर आप भी फ्री हैं, इजराइल की तरह जो मर्जी कर लें। आपको याद हो, मेरा ख्याल ये है कि ईरान की लीडरशिप को निकल जाना चाहिए एनपीटी से, और ये दावा करना चाहिए कि जब तक इसराइल एनपीटी पर साइन नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। क्या हमने हिंदुस्तान के साथ ये रवैया नहीं अपनाया था? क्या हिंदुस्तान को दस्तखत करने पड़े कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि ये जो धांधली और तसल्लुत और मुसल्लत अपने फैसले किसी पर करने की जो ख्वाहिश है, ये अब ना वो दुनिया है ना वो अमेरिका है। वर्ड हैज़ चेंज्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं, एंड यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये तो सूझबूझ से आ रही है, इसको तो बस की नहीं, इसने या तो इम्पीच होना है या ये जो इलेक्शन आ रहा है ना नवंबर में, मिड टर्म इलेक्शन, इसमें इसका बेड़ा गर्क होना है। क्यों? इसके इस वक्त होते हुए इसकी पार्टी के 4 लोगों ने उस करारदाद के हक में वोट दिया है कि जंग के हवाले से इसके इख्तियारात जो हैं कम किए जाएं। और कौन से इंडिकेशन होते हैं? ये इंडिकेशन है ना बहुत बड़ा, मगर अगर वो ये सब कुछ करने पर तुला हुआ है, अमेरिका को जलील करा के छोड़ेगा, खुद जलील होके रहेगा, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। बिल्कुल बुखारी साहब, वो अपनी पब्लिक को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो वो हम पर चला देंगे, या मिसाइल, ईरानी मिसाइलों से हमें खतरा है। तो बुखारी साहब, हमने देखा है कि इधर हमारे ईस्ट में नरेंद्र मोदी साहब भी सेम कोशिश करते हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके अपनी आवाम को डराते धमकाते हैं। तो क्या अमेरिकन आवाम डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रोपेगेंडे को बाय करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरानी कौम ने तो इसका इजहार कर दिया हुआ है, हमें तो कहीं से सबूत लाने की जरूरत नहीं है। हम अपने प्रोड्यूसर को अगर कहें कि वो वीडियोस दिखा दें जो 80 लाख एक दिन, 90 लाख एक दिन अमेरिकन निकले थे बाहर, जिन्होंने कहा था दिस इज नॉट आवर वॉर, वी डोंट वांट किंग, वी डोंट वांट वॉर, और ये भी कहा था कि दिस इज नेतन्याहूज वॉर। कहा था या नहीं कहा था? मैं उसके ऊपर किसी चीज़ का असर ही नहीं है। वो ढिठाई के उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि ना अपनी कौम की आवाज़ सुन रहे हैं, ज़मीर तो खैर उनका है ही नहीं, तो आवाज़ कहाँ से सुनेंगे वो? इसलिए कि वो जो धांधली देख रहे हैं गज़ा में होती हुई, जो धांधली वो देख रहे हैं इस वक्त लेबनान में होती हुई, चुप है सब। और सारे मैं किस किस का मातम करूं मुझे ये बताएं, वो तो चुप हैं, समझ में आते हैं ना कि मुसलमानों के दुश्मन है। अरे मुसलमान क्यों चुप हैं? ये सवालिया निशान है, मैं उठाता रहूंगा जब तक मेरी सांसों में सांस है। बुखारी साहब, मुश्किल से ही जो है वो अपना हरमुज थोड़ी बहुत खुली थी, कुछ जो है ट्रैफिक बहाल हुई थी, अब फिर से अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बंद कर दी है। इतना बड़ा साजिशी है ये शख्स ट्रंप। क्या ये आबनाए हुर्मुज़ इस जंग से पहले खुली नहीं थी? क्या कोई पाबंदी थी ईरान की तरफ से इसके ऊपर? किसने बंद करवाई? ट्रंप ने जंग छेड़ के। उसके बाद एक मुआहदे के ऊपर पहुंच के कहा कि खोल दें, ईरान ने खोल दी तो आपने नाकाबंदी कर दी। वही आप हैं क्या चीज़ भाई? मुझे तो यही समझ में नहीं आती, और दुनिया को क्यों नहीं समझ में आती। मेरा दिमाग जो है वो उड़ने लग जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू करता हूँ, वरना इस ज़बान से उस किस्म के निश्तर निकल सकते हैं कि लोगों के लिए सहने दुश्वार हो जाएंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी अपना हरमुज़ की बंदिश के बाद जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, तो ये जंग अब तो तवील होती दिखाई दे रही है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। आपको ये याद नहीं है कि ट्रंप ने अपनी कौम के बारे में क्या कहा था? उसे किसी ने सवाल किया कि जी कीमतें बढ़ रही हैं, लोग तंग हो रहे हैं, ऑयल की कीमत इतनी बढ़ गई है। उसने कहा कि वे डैम टू व्हाट अमेरिकन पीपल आर फेसिंग। यानी मुझे अपना जंगी जुनून जारी रखना है, अमेरिका कौम की चीखें निकलती हैं तो निकलती रहें, ये वहाँ के प्रेसिडेंट का रवैया है। ठीक है बुखारी साहब, अमेरिका के हमलों के रिस्पांस में जो ईरान ने हमले किए हैं, 18 अहदाफ को निशाना बनाया है मशरिक़ वुस्ता की दीगर रियासतों के अंदर जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि इन अड्डों पर अटैक करना क्या वाकई इम्पैक्टफुल है भी? एब्सोल्युटली। पूछें जाके ज़रा अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप से, वो जो 13, 14 नहीं 34 लोग फौज के निकाले हैं, वो यही तो कहते थे कि जो हमारी तबाही हुई है इन अड्डों के ऊपर, उसको देख के जंग बंद करें, ये पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी। यही तो पीट रहे थे वो, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तो फारूक हो जाओ। ट्रंप का पागलपन अमेरिका की जिल्लत का बायस बनेगा। आई सलीम बुखारी इज सेइंग इट टुडे। मैं पता नहीं हूँगा या नहीं हूँगा, बट यू विल सी, ये अमेरिका जिल्लत की उन गहराइयों में गिरेगा कि पूरी दुनिया थू थू करेगी इसके ऊपर।
बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, पाकिस्तान अभी भी कोशिशें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतराफ़ किया है कि इस मामले को सेटल डाउन किया जाए। दोनों साइड से मुतालबा किया जा रहा है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। फिलहाल क्या लगता है पाकिस्तान की ये कोशिशें, पहले तो ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट हमने कोशिश की, एफर्ट की, और उसका रिजल्ट भी हमने देखा। देखिए, अगर पाकिस्तान की कोशिश कामयाब नहीं होती तो ये सीज़ फायर नहीं हुई होती। अब तक तो पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों जानों से जा चुके होते और पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होता। तो हमारी कोशिशें बराबर तो हुई हैं, लेकिन हमारी कोशिशों को सबअटैच करने वाले का नाम ईरान नहीं है। हमारी कोशिशों को सबअटैच करने का क्रेडिट सिर्फ दो बंदों को जाएगा, नेतन्याहू एंड प्रेसिडेंट ट्रंप। ठीक है। बुखारी साहब, आपने भी जिक्र भी किया था चीन और रशिया का कि उनको किरदार अदा करना इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने देखा कि जब जंग फुल फ्लेज जारी थी तो बहुत एक्टिवली चीन ने एक टाइम पर इसके ऊपर बयानात दिए, अपना रिस्पांस रजिस्टर करवाया पूरी दुनिया को। अब चीन और रूस दोनों की जानिब से खामोशी है। क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजिट था चीन का, उसमें कुछ मामला सेटल डाउन हो गए थे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें मामला जात इस हद तक सेटल डाउन हो गए थे, क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद ताइवान के हवाले से अमेरिका और चीन के दरमियान फिर बिटरनेस जो है वो हुई थी। लेकिन चाइना और रशिया इस सूरत हाल में अपना कोई नुमायाँ किरदार अदा नहीं करते हैं, तो वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर वो इररेलेवेंट होना चाहते हैं इस वर्ल्ड आज की दुनिया से, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन इसका उन्हें भी नुकसान होगा। उनका जो इमेज है, जो इस वक्त ये कि वो पीस के दाई हैं, वो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, जब वो कुछ नहीं करेंगे तो ये तवक्को भी ख़त्म हो जाएगी, और ये तवक्को जब ख़त्म होगी तो दुनिया कुछ से कुछ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, एक तरफ तो नेतन्याहू ने मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह किया हुआ है, दूसरी तरफ जिस नेक्सस की तरफ आप इशारा करते हैं, नरेंद्र मोदी का भारत, किस तरह से वो इधर सब कॉन्टिनेंट का पीस तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में किस किस्म के जारहाना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल धमकी दे रहे हैं कि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं पहुंचने देंगे। क्या रिस्पांस होना चाहिए बिफिटिंग? मेरा ख्याल है आप भी इस पे बेहतर रिस्पांस दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं इस वजीर को कहना चाहता हूँ कि क्या पिद्दी का शोरबा, क्या तुम्हारी औकात है, इतने बड़े बड़े बयान तुम दे रहे हो। पाकिस्तान की तरफ से पहले दिन ये कह दिया गया था, इस जंग के बाद जो हाल ही में हुई, आज के बाद अगर आपने आबी दहशतगर्दी करने की कोशिश की, कोई डैम बनाया, कोई सुरंग बनाई, हम उड़ा देंगे उसको। और ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने श्रीनगर में इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की होती हुई मीटिंग पर कहा था रडार के जरिए अपने जहाज़ों से कि यू आर एट आवर टारगेट, बिल्कुल हम वापस जा रहे हैं आपको छोड़ के। इनको हमने बता दिया है कि आपने डैम बनाया तब, आपने सुरंग बनाई तब, किसी दरिया का रुख मोड़ने की कोशिश की तब, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन के डेडलाइन दे रहे हैं। ये भी ट्रंप की तरह से ना वो क्या कहते हैं, बढ़ के मार रहा है। उसको ना ये पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या इसके नतीजे निकलेंगे। देखिए, ये अपने अवाम की कंजम्पशन के लिए इस तरह की झकें और भपकियाँ जो है, गिदड़ भपकियाँ देते रहते हैं। उसे भी ये पता है कि जिस दिन ये होगा उस दिन फिर देखना है कि क्या बनेगी बुखारी साहब, क्या रिस्पॉन्स होगा? Oh, for God's sake, it is stated position that we will destroy every dam, every ईंट जो आप इस हवाले से रखेंगे। मतलब कोई छुपे ढके लफ्जों में नहीं है, ओपन है कि एनीथिंग टू डाइवर्ट रिवर्स और टू होल्ड द वाटर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो बुखारी साहब हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हमारी सर्वाइवल का मसला है। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हमारी माजी की लीडरशिप में नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो हमारे इंडस बेसिन ट्रीटी के जो हेड थे, या जिस तरीके से हैंडल किया गया और 3 दरिया खामोशी से उनको सुपुर्द कर दिए गए, वो सज़ा हम भुगत रहे हैं अब। लेकिन नो मोर। मेरा ख्याल ये है कि इसके हवाले से अब कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ने की कोशिश वो कर रहे हैं, टेंडर उन्होंने दे दिए हैं कि जनाब हमने एक टनल बनानी है, जो चिनाब का पानी जो है वो हम ब्यास में डालेंगे। अरे बाबा, तुम करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारे साथ होती क्या है। दूसरी बात, एक और चीज़, हमें ना तारीखी पर्सपेक्टिव नहीं भूलना चाहिए। चाइना की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ फ्लो ऑफ वाटर रिवर जो है उसको रोका तो धर्मपुत्रा दरिया में पानी की एक बूंद भी आने नहीं देंगे हम। क्योंकि ये खित्ता एक ही है, खित्ते से जुड़े हैं, हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ जिस तरह के हैं, और कॉमन दुश्मन है हिंदुस्तान।
तो पानी उनको भी नहीं मिलेगा। एक तो यह है, और हमने ये कह दिया हुआ है कि यू ट्राई एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप को अकल के नाखून लेने चाहिए। ताज़ा ताज़ा तो आप जूतियाँ खा के हटे हैं, और जूतियाँ भी ऐसी जो आप आंखें उठा के, ये मोदी जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पार्लियामेंट में ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई गलत काम करते हुए कोई पकड़ा गया। यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल, उसी हजीमत को शायद मिटाने के लिए बुखारी साहब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स का कुछ मतलब नहीं है, ना इसका कुछ मीनिंग है। वो कहते हैं ना कि वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम। ठीक है। यू ट्राई, you start building it and then see what happens। बुखारी साहब, ये सिप्री एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत अपने 12 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो सरहदों पर डिप्लॉय कर रहा है। कितना कंसर्निंग है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि हिंदुस्तान इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में इररेलेवेंट हो गया है, अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए, अमेरिका को यह पैगाम देने के लिए कि देखिए हम तो चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक साइड की धमकी है ना जो हमें देने के लिए है, लेकिन बेसिक पैगाम ये अमेरिका को कि देखिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बट चाइना के हाथों 2 मरतबा हिंदुस्तानी फ़ौज की जो जूतम पिजार हुई है, आई विश कि वो वीडियोस दोबारा दिखाई जाए और चलाई जाए। मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि जब बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था 1963 में, तो उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाए, उन्होंने अपने चाइना वालों, उनका ये हमारी 200 कितनी भेड़े ले गए थे, ब्रिंग देम बैक, दे हैड टू गिव देम 270 शिप्स। कैन यू बिलीव दिस? ये हाल कर दिया था उन्होंने उनका। और जिस इलाके तक वो चले आए थे, विच वॉज सेवरल किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी, वहीं बैठे हैं आज भी। ये तो हाल है उसका कि क्या न्यूक्लियर बम चलाएंगे, उनकी औकात क्या है। हैविंग सेड दैट, हमारे साथ पंगा करते हुए मोदी एंड कंपनी विल थिंक एटलीस्ट 10 टाइम्स। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो वॉर जो उन्होंने 4.5 दिन लड़ी, वो हमने 4.5 घंटे में मिटा मुटू के फारिग कर दी थी। बिल्कुल बुखारी साहब, गलवान इंसिडेंट के ऊपर एक चाइना से रिलेटेड मूवी भी बना रहे थे इंडिया वाले, सलमान खान साहब उसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे। अब वो मूवी में काफ़ी तब्दीलियां करनी पड़ी हैं, चाइना से रिलेटेड सारे सीन्स निकालने पड़े हैं, चाइना का नाम निकालना पड़ा है। ये तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए कि वो चाइना का थप्पड़ इतना भारी है कि वो सस्टेन नहीं कर सकता हिंदुस्तान। ये अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उनसे भीख के तौर पे और डॉलर लेने के लिए और असला लेने के लिए चाइना दुश्मनी में इस तरह की डिप्लॉयमेंट की, ये सिर्फ बयानात हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक और खबर है कि भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स में भी इजाफा कर रहा है, 190 वॉर हेड्स तक लेकर जा रहा है इसको। क्या अब ये पाकिस्तान से ज़्यादा है नंबर? तो नहीं, तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि वो लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, हम चुप करके बैठे हैं। हम चुप करके नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत अलार्म्ड लोग हैं भाई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये तो पता, दिन पंगा पड़ा न्यूक्लियर का। और बिल्कुल बुखारी साहब, ये गेम्स की तो नंबर नहीं होती है, किस तरह से उनके राफेल को JF-17 थंडर ने तबाह किया, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। इसी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आज इकोनॉमिक सर्वे आया है और एक दफ़ा फिर से जो कोई भी मौशी हदफ है वो हासिल नहीं हुआ। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब टीवी पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और वो सिर्फ इतराफ़ करते जाते हैं कि हाँ जी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ठीक किसने करना है? वो नाकामियों को जस्टिफाई करते दिखाई देते हैं। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, दर हकीकत स्कूल के बच्चों का रिजल्ट कार्ड नहीं आता साल के एंड पे, जो पता चलता बच्चा इसमें फेल है, इसमें फेल है, इसमें फेल है, इसमें फेल है। ये अपनी नाकामियों को जस्टिफाई करने की एक एक्सरसाइज है। बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि आपकी हुकूमत ने पिछले साल में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है जी। वो बहुत बुरी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़े बड़े नारे जो हमने लगाए थे, ना हम टैक्स कलेक्ट कर सके हैं, IMF से हमने कहा था निजात हासिल करेंगे 2 साल में, हमारे हर फैसले बजट के IMF कर रहा है, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जी, दूसरी तरफ की सूरत हाल ये है कि वो गौहर कह रहे हैं कि हम जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे अब्बानी से, हम बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। और इससे ऊपर भी वो जो सोहेल अफरीदी साहब है वो कह रहे हैं अगर अब्बानी नाल मुलाकात ना कराई तो मैं बजट ही नहीं पेश करना KPK का। ये कौन लोग हैं? ये कैसे होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एसेंशियल। ये किसी भी सूबे का, किसी भी मरकज़ का पूरे आइंदा साल की प्लानिंग होती है। इसके साथ बैंकिंग की टाइमिंग जुड़ी हुई है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब बहाने तो हमारे पास बहुत हैं। कोई कह रहा है कि जंग हो गई जी इसलिए हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, कोई कह रहा है जी वो पुरानी पॉलिसियों का नतीजा है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। लेकिन
जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह मौजूद ठीक है। हैं। आईपीपी आरपीपी से हमारी जान अभी तक नहीं छुटी है, बगैर बिजली हम बिल्कुल इनको बुखारी पैसे साहब, पे कर टाइम रहे हैं। बहुत शॉर्ट है। ये खबर है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की बानी से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं, वो इस हवाले से अगले चंद घंटों के अंदर पेशरफ्त होने का इम्कान भी है। आप क्या समझते हैं, वाकई मुलाकात करवा दी जाएगी? कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा मुलाकात करवाने से, करवानी चाहिए मुलाकात भाई, मगर मुलाकात के बाद ड्रामेबाजियां करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बाहर आके आप मेला लगा लें बिल्कुल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें। 100 दफा मिले आप, लेकिन ठीक ये कहना बंद करें कि हम वहां से बजट की अप्रूवल लेंगे। दुनिया जहान में कहीं ये नहीं बिल्कुल होता कि कोई क्रिमिनल जो सजा भुगत रहा हो जेल के अंदर वो किसी सूबे का बजट पास करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।